गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वोल्टेज और करंट में ये इंटर रिलेशनशिप बताता है। तो ओम का नियम बच्चों क्या है? ये कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, भौतिक अवस्थाओं में क्या आता है? भौतिक अवस्थाओं में आता है उसकी लंबाई, उसका टेम्परेचर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इन्हें ना बदलें तो ये ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होता है। तो ले लेते हैं, ये हमने चालक ले लिया, इसे ए बी कहा, इस पर एक विभवांतर V लगा दिया ये सेल के द्वारा, और मान लिया इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो ओम का नियम कहता है V सीधे समानुपाती है I के। V सीधे समानुपाती है I के। V क्या है? वोल्टेज या विभवांतर कह लीजिए। I क्या है? उसमें प्रवाहित धारा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो V इज इक्वल टू IR लिखेंगे, जहां पर R प्रतिरोध है, प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तार का प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध से तात्पर्य है वो फिजिकल क्वांटिटी जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करे, अपोज करे, उसे रोके, तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इससे R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास V अपॉन I। कहने का तात्पर्य यह है अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो V और I, वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है वो सदैव कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, और उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोपिकली भी ड्राइव कर सकते हैं, जो बोर्ड में जरूर आता है। माइक्रोस्कोपिकल डेरिवेशन के लिए अगर हम देखें तो किस तरह से इसे ड्राइव करेंगे, देखिए। माना ए भी एक चालक है, ये हमने एक चालक ले लिया, इसे ए कहा, इसे बी कहा, और इसके सिरों पर एक विभवांतर लगा दिया सेल के द्वारा। V इसका पोटेंशियल है, I इसमें करंट फ्लो हो रही है। मान लिया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, I धारा है, V पोटेंशियल है, वोल्टेज, विभवांतर कह लीजिए, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लिया N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और Vd उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसका? अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन्स का। अनुगमन वेग बच्चों क्या होता है? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, जैसे ये भागेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, टकराने के बाद इनका वेलोसिटी कम हो जाएगा, फिर भागेंगे। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से B से A की तरफ ये जा रहे हैं, वो औसत वेग जो इंस्टेंटेनियस वेग पर सुपरिम्पोज होता है, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये उनका अनुगमन वेग है। अब हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है NeAVD, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जहां पर I हमारा करंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज,
ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध है। अब देखिए हम निकालते हैं वीडी इज इक्वल टू होगा ए इंटू टॉ। ये दूसरा समीकरण है। ए क्या है, जब वैसे ये आया है v बराबर u प्लस एटी से, v बराबर u प्लस एटी लगाएंगे तो vd हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन विशेष दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले 0 थी तो u 0 हो गया। और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जितनी देर तक वो दूसरे से टकराता नहीं है, या एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो हमने उसे टॉ कहा। क्या कहा, टॉ। तो u 0 हो गया, a अपनी जगह है, तो vd इज इक्वल टू a इंटू टॉ हो गया। अब इससे हम निकालेंगे, तो अगर हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, ये हम जानते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैकेनिकल अगर हम फोर्स देखें तो F इज इक्वल टू ma है, और F इज इक्वल टू QE भी होता है, Q इंटू E। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E इंटू E हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही चीज को बता रहे हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ma बराबर E इंटू E, स्मॉल e इंटू कैपिटल E। लेकिन हमें एक चीज और पता है, वो क्या है कि v इज इक्वल टू होता है E इंटू D। D का मतलब लेंथ, तो E इंटू L कह लीजिए। V पोटेंशियल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V इज इक्वल टू E इंटू D होता है। D की जगह हमने L ले लिया, तो इससे अगर हम E निकाल लेंगे तो E का इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा V अपॉन L। यानी कि ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन है वो है V इज इक्वल टू ई डी। डी की जगह हमने लेंथ ऑफ द वायर ले लिया, ये लेंथ ऑफ द वायर L है, इसे हमने L कहा। तो E की जगह हम ये रख सकते हैं, तो MA हमारा आ जाएगा बच्चों E अपनी जगह। अब कैपिटल E की जगह V अपॉन L रख देंगे, तो इससे A का वैल्यू आ गया EV अपॉन ML। ये हमारा A का वैल्यू आ गया। इसे हम तीसरा इक्वेशन कह सकते हैं, इसे हम थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। तो हमें पता चल गया A इज इक्वल टू आ गया EV अपॉन ML। अब इस A को उठाकर यहां VD में रख दीजिए, तो इससे हमें VD का वैल्यू पता चल जाएगा। ये वाला जो लेफ्ट साइड है, जरा मैं इसे रब करूंगा, देखिए इसे हटा देते हैं, ये हट गया। तो देखिए अगर हम A की जगह EV अपॉन ML यहां लिख लें तो हमारे पास VD आ जाएगा। VD इज इक्वल टू A की जगह EV अपॉन ML इंटू टॉ आ गया, ये VD। इसे हम फोर्थ इक्वेशन कह देते हैं, ये हमारी चौथी इक्वेशन है, चौथी समीकरण है। इस समीकरण को उठाकर पहली समीकरण में रख देते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। I अपनी जगह है, NE A अपनी जगह है, VD की जगह EV टॉ अपॉन ML लिख लीजिए। अब इससे हम V अपॉन I अगर हम निकालें तो V अपॉन I का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ML वैसे ही रहेगा, ML नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, क्या आएगा देखें, N आएगा, आ गया N, E स्क्वायर आ गया, N E स्क्वायर आ गया, A एंड टॉ, ये आ गया। अब मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, तो भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली गई, यानी कि लेंथ उसका कांस्टेंट रख दीजिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रख दीजिए, टॉ के लिए टेम्परेचर यानी कि ताप कांस्टेंट रख दीजिए। तो इस समीकरण का, जो ये समीकरण आपको दिख रही है, जैसे हम 5 कह रहे हैं, ये 5वें नंबर की समीकरण का राइट हैंड साइड नियतांक आ जाएगा। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है। l जैसा कहा कि फिजिकल जो सिचुएशंस है, फिजिकल कंडीशन है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेंथ कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, कांस्टेंट रहेंगे। E स्क्वायर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, वो कांस्टेंट रहेगा ही। A हमने फिजिकल कंडीशन की वजह से कांस्टेंट कह दिया, और टॉ टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमें पता चल गया कि राइट हैंड साइड इसका कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो जाने से हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन I
इज कांस्टेंट है तो v सीधे समानुपाती है I के। यानी कि ये हमारा माइक्रोस्कोपिकल डेरिवेशन, इस बेसिस पर माइक्रोस्कोपिकली हमने इस बात को ड्राइव किया कि पोटेंशियल किसी भी वायर के अक्रॉस जब हम लगा देते हैं, विभवांतर जो हम लगा देते हैं, वो विभवांतर सीधे समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित धारा के, यदि आपने फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर मींस चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली है। भौतिक अवस्थाओं में क्या है, उसकी लंबाई नहीं बदली, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला, आपने उसका टेम्परेचर नहीं बदला। अगर इन वस्तुओं को, इन फैक्टर्स को, इन पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट रखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि पोटेंशियल सीधे समानुपाती होता है करंट के। ये इंटररिलेशनशिप है करंट और वोल्टेज में। ओम ने इस बात को बताया, इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपके यहाँ है। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिकली सिद्ध कर लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है ml अपॉन, इसे r कहते हैं, तो r इक्वल टू आता है ml अपॉन ne स्क्वायर a टॉ। तो इससे हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पर, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, किस किस जो चालक का प्रतिरोध है किस किस पैरामीटर पर, किस किस उसके आप फैक्टर्स पर कहेंगे डिपेंड करेगा, ये आप पता कर सकते हैं। लेंथ के सीधे समानुपाती होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसी तरह से टॉ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम यानी कि श्रांति काल या विश्रांति काल जिसे कहते हैं, उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका डेरिवेशन हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू।